हेलो मेरे हैप्पी डेवलपर्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने जो न्यूट्रिशन लेबल वाला चैप्टर था, मॉड्यूल था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आप देख सकते हो इमेज में, ये हमने बनाया था। और इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, जो कि एक एचटीएमएल क्विज है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने डैशबोर्ड में। और अगर आप स्पीड इसको इंक्रीज करना चाहो वीडियो की, तो कर सकते हो, ताकि आप मतलब जल्दी जल्दी देख सको वीडियोस, और क्या बोलते हो उतनी जल्दी कंप्लीट कर सको प्रोजेक्ट्स। तो और साथ में कोड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, जैसे भी आप यूज़ करना चाहोगे। सो यहाँ पे हमारा ये एक्सेस, अब क्या कर रहे हैं हम, लर्न एक्सेसिबिलिटी बाय बिल्डिंग अ क्विज। अब हम एक्सेसिबिलिटी लर्न सीख रहे हैं एक क्विज बना के। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? एक्सेसिबिलिटी इज मेकिंग योर वेब पेज इजी फॉर ऑल पीपल टू यूज, इवन पीपल विद डिसेबिलिटीज। सो एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने जो वेब पेजेस होते हैं, मतलब कि जैसे ये एक पेज है ना, इसको भी एक वेब पेज बोलेंगे। सो जैसे अबाउट पेज होता है, होम पेज होता है, आपको सिंपल वाले में बता रहा हूँ। चाहे कोई भी तरह का पेज हो, उसे उसे एक वेब पेज बोलते हैं। और एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आपका वेब पेज होता है ना, उसको आप इतना आसान कर दो कि हर एक व्यक्ति, हर एक लोग उसे इस्तेमाल कर सके। इवन पीपल विद डिसेबिलिटीज, इवन वो लोग जो डिसेबल है, मतलब कि क्या पता कोई ढंग से सुन नहीं सकते हैं या कोई ढंग से देख नहीं सकते हैं। उनके लिए अब एक्चुअली ये मोर कंपेटेबल रहता है जो देख नहीं सकते उनके लिए, क्योंकि जो सुन नहीं सकते वो पढ़ सकते हैं, राइट। सो मे बी अगर वो डेफ और दोनों ना, तो चले, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता, तो हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो क्विज़ है, वो हमें ये क्विज़ बनाना है। जैसे आप देख सकते हो, हेडर में लिखा है फ्री कोड कैम्प का लोगो, एचटीएमएल ये क्या है, हेड डाल दे दिया है। फिर इन्फो, एचटीएमएल, सीएसएस, स्टूडेंट नेम, ये फिर हमने फॉर्म वाला चीज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट कर दिया, और यहाँ पे फुटर डाल दिया। सो बॉयलर प्लेट रेडी है हमारा, ठीक है। बॉयलर प्लेट मैंने नेक्स्ट पिछली वीडियो में बताया था न्यूट्रिशन लेबल वाले में, तो कि एचटीएमएल बॉयलर प्लेट क्या होता है, तो यहाँ पे हमें अवेलेबल है। और एज यू आर बिकमिंग अ सीजन एचटीएमएल एंड सीएसएस डेवलपर, वी हैव स्टार्टेड ऑफ यू विद द बेसिक बॉयलर प्लेट, ठीक है। बेसिक बॉयलर प्लेट उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है हमें। स्टार्ट द एक्सेसिबिलिटी जर्नी बाय प्रोवाइडिंग अ लैंग एट्रीब्यूट। सो एक्सेसिबिलिटी जर्नी स्टार्ट करते हैं कैसे, सबसे पहले लैंग एट्रीब्यूट डाल देते हैं। ओके, to your HTML element, this will assert screen reader identifying the language of the page, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, स्क्रीन रीडर्स को हेल्प करेगा कि पेज को, लैंग्वेज को पता कर सके। यू मे बी फेमिलियर विद द मेटा एलिमेंट ऑलरेडी। आप मेटा एलिमेंट से तो ऑलरेडी फेमिलियर हो। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज सच एज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड एंड ऑथर। तो ये यूजफुल रहता है कि आप, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई इन्फॉर्मेशन, तो आप यूज़फुल रहता है बोल सकते हो। या फिर आपको करना क्या चाहिए, आपको पेज के बारे में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, कौन कौन सा ऑथर क्या है, वो सब मेटा टेक्स्ट में प्रोवाइड कर देनी चाहिए, ठीक है। गिव योर पेज अ मेटा एलिमेंट विद द अप्रोप्रिएट कैरेक्टर सेट वैल्यू। तो हम वो भी कर देते हैं। मेटा का कैरेक्टर सेट वैल्यू क्या होता है, UTF-8। कैसे क्रिएट करते हैं, मेटा चार सेट इक्वल UTF-8 और क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे तो यही बोला अभी इस स्टेप में। नेक्स्ट, continuing with the meta element, a viewport definition tells the browser how to render the page। मेटा एलिमेंट से कंटिन्यू करते हैं, तो व्यूपोर्ट क्या हेल्प करता है, मैंने बोला था ना आपको पिछली वीडियोस में कि आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आगे हमें बताएंगे। अब यहाँ पे व्यूपोर्ट की डेफिनेशन है। अ व्यूपोर्ट डेफिनेशन टेल्स द ब्राउजर हाउ टू रेंडर द पेज, कि किसी पेज को कैसे रेंडर करना है। रेंडर मतलब कि एक तरह से एक प्रोसेस समझ लो, किसी चीज़ को प्रोसेस करने का, ठीक है। मतलब जैसे कि वीडियो आप एडिट करते हो, फिर वो रेंडरिंग में जाते हैं, मतलब वो जो जितने भी आपने टेक्स्ट डाले हो, कैप्शन डाले हो, इमेजेस डाले हो बीच में, वो सब एक जगह कंबाइन हो रहे हैं, वो और कंबाइन होकर फिर एक आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह उसी को आप रेंडर बोल सकते हो। ब्राउजर हाउ टू रेंडर द पेज, इंक्लूडिंग वन बेटर्स विजुअल एक्सेसिबिलिटी ऑन मोबाइल एंड इम्प्रूव SEO, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा सा विजुअल जो एक्सेसिबिलिटी होती है मोबाइल में वो हो जाती है, और फिर साथ ही जो SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पेज का, वो अच्छा हो जाता है। और भी एड अ व्यू पोर्ट डेफिनेशन विद द कंटेंट एट्रीब्यूट डिटेलिंग विद द विड्थ एंड इनिशियल स्केल। आपको विड्थ यहाँ पे एक तो
मेटा एलिमेंट क्रिएट करो जिसमें आप व्यू पोर्ट डिफाइन करो और साथ ही कंटेंट डिफाइन करो जहाँ पे विड्थ और आपको इनिशियल स्केल डिफाइन करना है। तो क्या आपको याद है ये हम क्या डालते थे? लेट्स सी मुझे याद है या नहीं। सो आपको अगर याद नहीं है तो जाके ओके पुरानी वीडियो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक चीज़। सो यहाँ पे हमें क्या करना था? व्यू पोर्ट, ऐड अ व्यू पोर्ट डेफिनेशन ना, और साथ में कंटेंट तो मेरे को याद है, कंटेंट इक्वल करते थे हम, कंटेंट इक्वल WIDTH विथ इक्वल डिवाइस विथ, और डालते थे इनिशियल स्केल INITIL इनिशियल डैश स्केल इक्वल 1.0। सो व्यू पोर्ट कैसे डालते थे? लेट्स सी। मेटा कंटेंट नहीं डालते थे हम, कौन सा यूज़ करते थे? सो वेट, अगर आपको भूल जाए कि कोई चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, गूगल इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेन नेम था, नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना था जिसकी वैल्यू हम व्यू पर डालते हैं। बाकी तो आप देख सकते हो मैंने सही लिखा है। सो ओके, एक गलती की है, कोई अगर नोटिस कर सकता है मेरे को बताओ जल्दी से, आप में से जिसने भी नोटिस किया हो ये, कि पहले तो नेम डाल देते हैं, लेकिन मुझे भी याद रखना चाहिए। ओके, सो मैं भी गलती कर रहा हूँ, मेरे को मैं भूल जाता हूँ जैसे। मैंने बोला था, मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। कंटेंट विड्थ था, मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं डाला था। अब चेक हो जाएगा, टास्क डन, नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 4, अनदर इंपॉर्टेंट मेटा एलिमेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी इन SEO इज डिस्क्रिप्शन। अब हम नया मेटा एलिमेंट के बारे में सीखेंगे जिसमें जो एट्रीब्यूट होता है उसमें डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन डालते हैं, जो कि SEO को भी बढ़ाता है। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, कि पेज किस चीज़ के बारे में, जैसे आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। जैसे मैं करता हूँ सर्च व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, ठीक है, अब मैंने ये सर्च किया, तो अब जैसे कि ये चीज़ है ना, ये होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये ऑलरेडी सर्च इंजन को हेल्प करता है, बताता है कि अंदर का कंटेंट क्या। अब ये यहाँ पे सब कुछ पूरा पेज टू आपको डिस्प्ले नहीं कर सकते ना यहाँ पे कि ये पूरा इतना कंटेंट, तो इसीलिए वहाँ पे जो मेटा टैग में हम मेन कुछ 30 to 40 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि मैं वर्डप्रेस से बनाता था तो वहाँ पे अलग सिस्टम होता था लिखने का। द वैल्यू ऑफ द कंटेंट एट्रीब्यूट इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पेज, ठीक है। यही जो मैंने बोला कि जो कंटेंट का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, द वैल्यू ऑफ द, जो कंटेंट एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होता है वो प्रोवाइड करता है सर्च इंजन को डिस्क्रिप्शन की, पेज की डिस्क्रिप्शन देके। ऐड अ मेटा एलिमेंट विद द नेम एट्रीब्यूट सेट टू डिस्क्रिप्शन। अब एक नया मेटा एलिमेंट डालो। मेटा एलिमेंट डाल देते हैं जिसका हमने नेम सेट करना है, क्या नेम, विद द नेम एट्रीब्यूट इक्वल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। और यहाँ पे कंटेंट डालना है, क्या डालना है, एंड गिव इट ए यूजफुल कंटेंट एट्रीब्यूट। यूजफुल कंटेंट एट्रीब्यूट क्या होता है? लेट्स सी। हिंट, यू शुड गिव मेटा अ कंटेंट एट्रीब्यूट, दिया तो सही, CONTENT। लेट्स सी, कुछ टेक्स्ट डालना, क्या, दिस इज यूजफुल, और इसको ये फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करना था। ओके, टेस्ट पास, दिस इज यूजफुल। ओके, कंटेंट यहाँ पे ये हमें खुद ही डाल दे चुके हैं। अब यहाँ पे कंटेंट क्या कर दिया, फ्री कोड कैम एक्सेसिबिलिटी क्विज प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। अब लास्ट स्टेप में हमने हेड डाला, टाइटल डाला, इट इज़ यूजफुल फॉर स्क्रीन रीडर, और हमने समझा कि हेड और टाइटल जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं उसको समझ सके, और इससे बेटर SEO भी होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गिव योर पेज अ टाइटल दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड कंसाइज, और अपने पेज को अब टाइटल दे दो एक जो कि डिस्क्रिप्टिव हो, TITLE टाइटल, और छोटा हो, ठीक है। हम डाल देते हैं फ्री कोड कैंप क्विज, ठीक है, ये हमारा हमने टाइटल दे दिया। TITLE क्लोज। ओके, हमारा टेस्ट पास हो चुका है, लेकिन उन्होंने टेक्स्ट को तो चेंज कर देना है, आप देख सकते हो इधर चेंज हो गया होगा, एक्सेसिबिलिटी क्विज है। नेविगेशन इज अ कोर पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी। नेविगेशन जो है एक कोर पार्ट होता है। नेविगेशन का मतलब क्या,
नेविगेशन का जैसे वर्ड से कर रहे हो, नेविगेट करना, कि एक जगह से दूसरी जगह में जाना या फिर दूसरी डायरेक्शन में जाना। सो उसी को, वही एक कोर पार्ट होता है एक्सेसिबिलिटी का, कि लोग आसानी से एक पेज से दूसरे पेज में जा सके या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सके, ठीक है। उसी को हम नेविगेशन बोलते हैं। एंड स्क्रीन रीडर रिलाई ऑन यू, और स्क्रीन रीडर्स जो होते हैं वो आप पे रिलाई करते हैं ताकि आप प्रोवाइड कर सको, टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेज, ताकि आप एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सको अपने पेज का। दिस इज अकम्प्लिश्ड विथ सेमेंटिक HTML एलिमेंट्स। ये कैसे अकम्प्लिश होता है, ये कैसे पूरा होता है? बाय सेमेंटिक HTML एलिमेंट्स, मतलब सेमेंटिक मतलब मीनिंगफुल HTML एलिमेंट्स से। अब मीनिंगफुल का मतलब क्या? जैसे कि एक ब्रांड वेबसाइट है, ठीक है, बिजनेस की, जैसे समझ लेते हैं, जैसे हेयर सैलून की हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या जरूरत है होम पेज में, कि कौन कौन से वो हेयर सैलून कैसा है वहाँ पे, मतलब कि उसके कुछ फोटोग्राफ्स, फिर अबाउट पेज की वो कहाँ पे या डायरेक्शन वगैरह, फिर सर्विसेज की कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर प्राइसिंग की कितना प्राइस चार्ज करते हैं। सो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है, बेसिक पेजेस हो गए जो मीनिंगफुल है किसी वेबसाइट के लिए, किसी ब्रांड के लिए, और सबके हिसाब से अलग अलग होता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है तो उसके लिए डाउनलोड का लिंक एक बेटर एक्सेसिबिलिटी होगा, और उस अबाउट पेज होगा जिसमें वो फीचर्स वगैरह बता सके, या फीचर पेज होगा जिसमें वो कम्प्लीटली सभी फीचर्स और उसके बेनिफिट्स बता सके, ठीक है। तो इस हिसाब से जो होता है इसी को सिमेंटिक मीनिंग के साथ बोलते हैं। सो ऐड अ हेडर एंड मेन एलिमेंट टू योर पेज। अब अपने पेज में एक हेडर और मेन एलिमेंट डाल दो। सो हम डाल देते हैं हेडर, हेडर डाल दिया हमने। अब एक मेन एलिमेंट डालना है, मेन एलिमेंट भी डाल दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, हेडर एलिमेंट विल बी यूज टू, हेडर एलिमेंट का काम क्या होगा, ये इंट्रोड्यूस कर सके पेज को, नेविगेशन को प्रोवाइड कर सके, ठीक है, जैसे नेविगेशन मेन्यू होता है। और जो मेन एलिमेंट है वो मेन कंटेंट, जो मेन कंटेंट है उस पेज का, वेब पेज में, वो उसको डिफाइन करेगा। सो ये कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 7, विद द हेडर प्रोवाइड कंटेक्स्ट अबाउट द पेज बाय नेस्टिंग वन IMG H1 एंड nav एलिमेंट। अब हेडर के अंदर क्या करो, एक IMG एलिमेंट डाल दो, उसके बाद एक H1 एलिमेंट डाल दो, H1 डाल दो, और एक डाल दो nav टैग, nav एलिमेंट, ठीक है। इनको हम टैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना कि क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, इसीलिए इनको हम टैग्स भी बोल सकते देते हैं कभी कभी। सो यहाँ पे अब इमेज एलिमेंट में उन्होंने बोला है ये डाल दो आप सोर्स उसका, तो हम इमेज का सोर्स डाल देते हैं, जो कि क्या है, अगर आपको याद होगा तो फ्री कोड कैम्प का लोगो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना, ध्यान से देखोगे तो आपको हल्का हल्का शो होगा, ये R है, ये F है, ये। सो यहाँ पे हो चुका है। अब द H1 एलिमेंट कंटेन्स, अब H1 में क्या होगा, ये आ गया HTML CSS क्विज, ठीक है। अब ये आ चुका है। नेक्स्ट में चलते हैं हम, टेस्ट फेल, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है। ID, ओके, इसको एक ID भी देना है और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, लोगो। सो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। Step 8. A useful property of an SVG scalar vector graphics is that it contains a path attribute which allows the image to be scaled without affecting the resolution of the resultant image. Okay. So एक useful property होती है of an SVG, जो कि स्केलर वेक्टर SVG ग्राफिक्स होते हैं, मतलब कि जैसे PNG होता है फाइल फॉर्मेट, वैसे ही क्या बोलते हैं JPEG होता है फोटो इमेज के लिए फॉर्मेट। SVG भी एक फॉर्मेट होता है जिसको मतलब स्केल आप कितना भी स्केल कर लो ये इमेज फटती नहीं है, ठीक है। सो साइज आप इसका चेंज कर सकते हो। तो यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर एन SVG इज दैट। और SVG में एक यूजफुल प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें एक पाथ एट्रीब्यूट होता है जो कि बताता है विच एलोज द इमेज टू बी स्केल्ड विदाउट अफेक्टिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द रिजल्टेंट इमेज। ओके, मैंने पहले ही आपको बता दिया क्योंकि ये पाथ एट्रीब्यूट की वजह से होता है SVG में। सो करंटली जो हमने इमेज यूज़ किया है इज एज्यूमिंग डिफ़ॉल्ट साइज, वो अपना डिफ़ॉल्ट साइज यूज़ कर रहा है। तो इतना बड़ा हमें ये आपको दिख रहा है ना, ये डिफ़ॉल्ट साइज है इसका। एक सेकंड में देखता हूँ अगर मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, नहीं स्क्रॉल बार नहीं है अभी। सो करंटली द इमेज एज्यूमिंग डिफ़ॉल्ट साइज विच इज़ टू लार्ज, जो कि बहुत लार्ज है क्योंकि सिर्फ फ्री इधर आया, कोड तो अभी आगे पता नहीं कितना लंबा होगा। सो करेक्टली स्केल द इमेज यूजिंग इट्स ID। तो उसकी ID का इस्तेमाल करके, ID सिलेक्ट कैसे करते हैं, हैश से। अगर याद होगा मैंने ऐसे ही आपको बीच में बोला था, हमने प्रैक्टिस नहीं किया था लेकिन मैंने आपको बताया था। सो ID सिलेक्ट किया, सेटिंग जिसकी विड्थ डाल दो, कितनी आप विड्थ डाल देनी है मैक्स,
आ गया 100 पिक्सल, और ओके पिक्सल करना था, और 18 VH। अब ये वाला फॉर्मेट क्यों यूज़ करते हैं एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता। आप ध्यान से देख सकते हो तो आपका ये जो लोगो है ना, ये देखो सेलेक्ट हुआ, ये इतना सा लोगो आया आपका। चेक कर लेते हैं हम। ठीक है। एज डिस्क्राइब द फ्री कोड कैम्प स्टाइल गाइड। अच्छा, जैसे फ्री कोड कैम्प स्टाइल गाइड होता है, सो जैसा उसमें बताया गया है, जो लोगो शुड रिटेन एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ 35/4। सो जो लोगो का एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 35/4। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, ठीक है, अब नया टर्म है, अगर आपको पता होगा बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं नॉर्मली बता देता हूँ। तो जैसे कि आपने यूट्यूब की वीडियोस देखी है ना, ज़्यादातर क्या होती है 720 पिक्सल आता है, 180 पिक्सल आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एस्पेक्ट रेशियो के लिए। मेरे को एक रेशियो कैलकुलेटर ओपन करना पड़े ना, RATIO, ये वाला। सो एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब हमारा जो डिवाइस है, जैसे समझ लो मेरा जो फ़ोन का स्क्रीन है, सो उसकी अगर आती है स्क्रीन 180 पिक्सल, उसकी हाइट या हाइट, हाँ उसकी विड्थ समझ लो, और जो 1920 पिक्सल है उसकी विड्थ, ये आ गई हाइट, ये आ गई विड्थ, ठीक है। विड्थ छोटी होती है क्योंकि हमारा फ़ोन वर्टिकल होता है। सो कैलकुलेट करूँगा तो इसमें से एक रेशियो वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो रेशियो है ना, इसी को हम एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, ठीक है, 9:16। तो वही चीज़ उसमें बोला है कि जो 35:4 भी लिख सकते हो इसे, एंड हैव पैडिंग अराउंड द टेक्स्ट। तो कह रहा है कि जो हमारा गाइड है उसके हिसाब से कितना रेशियो होना चाहिए 35/4, और उसके अराउंड क्या बोलते हैं पैडिंग भी होनी चाहिए। फर्स्ट चेंज द बैकग्राउंड कलर। सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर जिसकी वैल्यू है ये, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया, अब आपको लोगो शो हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, देन यूज़ एस्पेक्ट रेशियो प्रॉपर्टी। हमने एस्पेक्ट रेशियो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, जिसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं 35/4, और 35/4, और पैडिंग डाल रहे हैं हम कितनी, 0.4 रैम, ठीक है। सो 0.4 रैम आ चुका है। देखते हैं कुछ गड़बड़ हुई है, वेट। 35, द लोगो शुड रिटेन एन एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द चेंज द बैकग्राउंड कलर एंड प्रॉपर्टी। यू शुड गिव द इमेज पैडिंग। ओके, इमेज को पैडिंग देना है हमें, लोगो डायरेक्ट ID में नहीं देना है, ठीक है। सो इमेज टैग में देना है। सो हम यहाँ पे IMG यूज़ कर देते हैं, और ये लेट्स सी इफ इट वर्क्स। हिंट, यू शुड गिव इमेज अ पैडिंग ऑफ 0.4 रैम, ठीक। तो ओके, स्पेस डाल दिया मैंने रैम के बीच में। अब मेरे ख्याल से ये ठीक हो जाएगा। Ctrl+X, लेट्स सी, या अब ये वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट्स और जो नंबर्स होते हैं और यूनिट्स होते हैं उनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। तो मेरी गलतियों से आप भी सीख रहे हो और देख रहे हो कि किस हिसाब से अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है कैसे सर्च करता हूँ, इसीलिए मैंने ये पूरा अपनी सीरीज स्टार्ट की है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ फन करेंगे हम, उसके बाद और भी प्रोजेक्ट्स, रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मतलब यहाँ पे भी रियली प्रोजेक्ट्स है पर एक्चुअली कुछ सॉफ्टवेयर टाइप बनाएंगे, ठीक है। सो स्टेप 10, make the header take up the full width of its parent container। स्टेप 10 में क्या बोल रहे हैं, अपने हेडर को, HEADER हेडर को विड्थ कितनी देनी है, फुल विड्थ, मतलब कि 100%, ठीक है। फुल विड्थ ऑफ इट जितना उसका पेरेंट कंटेनर। सेट इट्स हाइट, तो हाइट कितना देना है, HEIGHT हाइट दे देते हैं हम 50 पिक्सल। और इसका बैकग्राउंड कलर हमें कितना देना है, बैकग्राउंड कलर देना है हमें ये वाला, सी, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर भी देख चुके हैं, यहाँ पे आप कोड ये भी देख सकते हो। सो ये हो गया। देन डिस्प्ले, ओके। अब यहाँ पे डिस्प्ले कौन सा देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स मतलब फ्लेक्स बॉक्स करना है, तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फ्लेक्स वाला नहीं पता कि यहाँ पे फ्लेक्स क्यों लिखा और डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, तो फ्लेक्स बॉक्स वाली जो वीडियो है उसकी भी सीरीज़ है, हमने पिछले वीडियोस में किया था, और हमने एक कैट फोटो की गैलरी बनाई थी। तो वहाँ से आप फ्लेक्स बॉक्स के बारे में और भी सीख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, ओके, विड्थ यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए, और अगर आप जानते होंगे तो मैं टाइपिंग में विड्थ की स्पेलिंग हमेशा गलत कर देता। सो अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूली देख रहे हैं तो। स्टेप 11, चेंज द H1 फॉन्ट कलर टू F1। ओके, H1 का फॉन्ट कलर चेंज कर दो, और उसको क्या देना है हमने,
फॉन्ट कलर चेंज करना है ना। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए सिंपल आप कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि जब मेन स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हमारा जो वेब पेज बना था वहाँ पे सिर्फ मेनली टेक्स्ट होते थे, तो ये मेन टेक्स्ट के लिए। और यहाँ पे मिनिमम विड्थ डाल दो ना, सॉरी फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज। सो फॉन्ट साइज हम डाल चुके हैं, देख सकते हैं आप। सो यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। अभी यहाँ पे हमने कलर, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर, ये कलर डिफरेंट इसलिए दिया है ताकि हम स्टार्टिंग में डिफरेंस समझ सके, ठीक है। सो अब टू इनेबल नेविगेशन ऑन द पेज, नेविगेशन को इनेबल करने के लिए ऐड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डालो। आपको याद है अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे डालते हैं? ये हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में किया था, जो कैट फोटो ऐप की थी। सो अब इसके अनऑर्डर्ड लिस्ट डालनी है यूएल, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या डालना है, एल आई एलिमेंट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो गई है और उसके 3 एलिमेंट्स है ना। सो 3 एलिमेंट्स हमने क्रिएट कर दिए हैं। पहला एलिमेंट क्या है, INFO इन्फो, ठीक है, फिर HTML और फिर CSS, ठीक है। सो ये आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ध्यान से CSS आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलूँ इसको, Z इंडेक्स बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उसकी वजह से ये एलिमेंट्स नीचे शो हो रहे हैं। देखते हैं कुछ गड़बड़ की हमने। सो हमने इनको क्या करना है, द लिस्ट आइटम टैग्स शुड बी रैप्ड इन एन एंकर टैग। जो लिस्ट आइटम है वो एंकर टैग्स में रैप होने चाहिए। लिस्ट आइटम यू शुड नेस्ट 1 A एलिमेंट इनसाइड द li, ठीक है। तो हमें एक A एलिमेंट डालना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सो ये आ गया डैश A इस हिसाब से, ओके। ओके अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, या टेस्ट पास हो चुका है। अब ये लिंक बन जाएगा, देखना यहाँ पे होवर भी, होवर नहीं हो रहा अभी, एक सेकंड, HRF नहीं दिया मेरे ख्याल से इसलिए शायद। स्टेप 13, टारगेट अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करो विद इन नैव, ठीक है, नैव के अंदर। तो मतलब नैव लिखेंगे पहले हम, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट। टारगेट हो चुका है। अब क्या करना है, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ताकि एंड यूज़ फ्लेक्स बॉक्स टू इवनली स्पेस द चिल्ड्रन, ताकि हम जो उनके चिल्ड्रन है उसको इवनली स्पेस कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई, लेट्स सी अगर हमारा सही है तो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, नो वेट, देख लेते हैं कि क्या करना है। ओके जब हम उसके अंदर टारगेट करते हैं ना, तब हमें ये वाला एलिमेंट यूज़ करना चाहिए, डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके अभी हमें डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, एंड यूज़ फ्लैक्स बॉक्स टू इवनली स्पेस द चिल्ड्रन। तो हम खुद ही डिस्प्ले फ्लैक्स डाल देते हैं। ओके अब ये हमें शो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये इसके पीछे है। सो देखते हैं। ओके और क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट। ओके आप बोल रहे हो, मैं तब से कर रहा था, जस्टिफाई कंटेंट डैश कंटेंट, जिसकी वैल्यू आएगी स्पेस डैश इवनली, ठीक है। अभी हमें भी कुछ नहीं शो हो रहा है, आई नो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन करते हैं हम, देखते हैं क्या करना है आगे। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अब आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है, विद इन द मेन एलिमेंट क्रिएट अ फॉर्म विथ 3 नेस्टेड सेक्शन। एक फॉर्म एलिमेंट क्रिएट करना है जिसमें 3 नेस्टेड सेक्शन होंगे। मतलब कि सबसे पहले हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, ये आ गया फॉर्म, और इसके बाद 3 नेस्टेड सेक्शन, ठीक है। मतलब कि SECTION, ये ब्रैकेट क्लोज, SECTION, और ये सेक्शन हो गया। तो हमें 3 क्रिएट करना है, Ctrl+C, 3 नेस्टेड सेक्शन हो गए। और जो फॉर्म होना चाहिए वो सबमिट का होना चाहिए इस URL पे। तो ये जो URL है ये हम कैसे करते हैं, यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जल्दी बताओ, आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5 एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अगर आपने आंसर दिया तो कमेंट करके बताना कि आई न्यू द आंसर, और अगर नहीं आता था आपको तो कोई बात नहीं, तो लिख देना आई हैव लर्न द आंसर। सो यू शुड गिव द फॉर्म एलिमेंट अ मेथड एट्रीब्यूट वैल्यू विद अ वैल्यू पोस्ट। ओके हमें फॉर्म में एक मेथड वैल्यू भी डालनी है, ठीक है।
मेथड एट्रीब्यूट करना है जिसमें जिसकी वैल्यू रहेगी पोस्ट। तो ये बता रहा है कि इसको पोस्ट कर दो, ठीक है। पोस्ट और इस तरह से कुछ क्वेरीज होती है, जैसे पोस्ट होता है, गेट होता है, और भी होती है। तो उसके बारे में भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, जैसे हम जावास्क्रिप्ट और उससे डेटा एल्गोरिदम्स वगैरह करेंगे। So to increase the page accessibility, the role attribute can be used to indicate the purpose behind an element on the page to assistive technologies. तो पेज की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए रोल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो बता सके कि किसी भी पेज के पीछे दैट कैन बी यूज टू किसी भी एलिमेंट के पीछे क्या पर्पस है ऑन दैट पेज, उस पेज में उस एलिमेंट का क्या पर्पस है, ठीक है। टू असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, जो भी असिस्टिव मतलब उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज है। द रोल एट्रीब्यूट इज अ पार्ट ऑफ वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव। तो ये जो रोल एट्रीब्यूट है ये पार्ट है किसका, वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव। मतलब ये कोई एनजीओ समझ लो या फिर एक इनिशिएटिव समझ लो जो कि कोडिंग के दुनिया का समझ लो। कोडिंग की दुनिया बोल रहा है, ऐसे लग रहा है माफिया के गैंग की बात कर रहा हूँ। सो मतलब कि एक जैसे कि WHO एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए वो कुछ वहाँ पे स्कीम लेके आएंगे। सो जस्ट लाइक दैट ये जो वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव है एक स्कीम है समझ लो, जो कि है डिसेबल पर्सन के लिए, जो कि एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा देती है, और उसमें रोल एट्रीब्यूट उसी का एक पार्ट है। और गिव ईच ऑफ द सेक्शन एलिमेंट द रीजन रोल। तो हम हर एक सेक्शन को रोल दे देंगे रीजन का। सो रोल कर देते हैं और वैल्यू दे देंगे RIGION, ठीक है। इस बारे में कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमारे दिमाग में फिट हो जाए, और आपको भी फिट करना है रीजन, और सेक्शन को रोल देना है, बोल सकते तो बोल भी लेना, रीजन RIGION। चेक कोड, समथिंग इज रॉन्ग, you should give the second section element the region role. Let's see the role attribute REGION। अब हमने क्या गलती की है, you should give the second section element the region। आपको सेकेंड सेक्शन एलिमेंट को देना है, यहाँ पे नहीं है ना। अरे ओके, मैंने डबल आई कर दिया, देखा। स्पेलिंग मिस्टेक्स इज द स्टूपिडियस्ट मिस्टेक in coding। Every step 16 every region role requires a visible label। हर एक रीजन रोल में कुछ एक विजिबल लेबल होना चाहिए, which should be referred by the area labeled by। ओके, सो हर एक रीजन के लिए एक विजिबल लेबल होना चाहिए, और जो कि रेफरेंस करता है, जो कि रेफरेंस होता है किससे, एरिया लेबल्ड बाय एट्रीब्यूट से, ठीक है। सो टू द सेक्शन एलिमेंट्स के लिए गिवन द फॉलोइंग एरिया लेबलिटी लेबल्ड बाय एट्रीब्यूट्स। ओके, टू द सेक्शन एलिमेंट गिव द फॉलोइंग एरिया लेबल्ड बाय एट्रीब्यूट्स, ठीक है। फॉलोइंग सेक्शन के लिए मतलब आप खुद ही से सबके लिए चेंज कर देना। जैसे पहले में स्टूडेंट इन्फो कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एरिया ARIA-LABELLED लेबल्ड बाय, और इसकी वैल्यू डालनी है एरिया लेबल्ड बाय, और इसकी वैल्यू क्या डाल देनी है हमें यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, सी, और हमने इसका वैल्यू डाल दिया। और फिर ओके, सेकंड हम फिर से कर लेते हैं, इसको भी हम टाइप कर लेते हैं, ARIA-LABELLED इक्वल कोटेशन मार्क, फिर HTML-QUESTIONS, और फिर इसके बाद एक और बार यूज़ कर लेते हैं, ARIA-LABELLED लेबल्ड बाय इक्वल कोटेशन मार्क CSS-QUESTIONS, ठीक है। सो हमारा ये हो चुका है। ओके, कुछ अब इसमें गलती की हमने, QUESTIONS, जस्ट अ सेकेंड में आया, लेट्स बैक। सो देन अब हमें यहाँ पे गड़बड़ क्या किया है, यू शुड नेस्ट 1 H2 एलिमेंट। यार कहाँ H2 एलिमेंट की बात, ओके ठीक है, आधा हमने पढ़ा आधा आपने पढ़ा नहीं। सो देन विद इन ईच सेक्शन एलिमेंट नेक्स्ट 1 H2 एलिमेंट, एक H2 एलिमेंट भी डाल देना। ओके, अब ये मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, मैं ना आधा टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, आधा असाइनमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से दिस विल बी इम्प्रूव, नेक्स्ट टाइम क्या मतलब नेक्स्ट स्टेप से। सो देन विद इन ईच सेक्शन एलिमेंट, हर एक सेक्शन के अंदर एक H2 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो H2 एलिमेंट होना चाहिए, H2, उसकी वैल्यू देनी है क्या,
नहीं, मैचिंग द कोरस्पॉन्डिंग एरिया लेबल्ड एट्रीब्यूट गिव ईच एस टू सुटेबल टेक्स्ट टेक्स्ट। ओके, उनके एरिया लेबल्ड वाइज का जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज है उनसे क्या बोलते हैं यहाँ पे सूटेबल टेक्स्ट कंटेंट डालना है, उन्हीं से सूटेबल। सूटेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि जो वो है वहाँ पे उसी को कॉपी करके स्टूडेंट इन्फो ढंग से बस दे देना आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने करना है। सो यहाँ पे मैं H2 क्रिएट कर लेता हूँ सेक्शंस के अंदर। H2 क्रिएट हो गया। ओके, सेक्शंस के अंदर H2 क्रिएट हो चुके हैं। अब इसमें इसके लिए क्या आ जाएगा, HTML क्वेश्चन ना। सो HTML QUES और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CSS क्वेश्चंस, CSS। लेट्स सी। ओके, यू शुड गिव द फर्स्ट H2 एलिमेंट, ID भी देनी है, ID मैचिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग एरिया लेबल बाय एट्रीब्यूट। ओके, ID भी देनी है जो कि सेम होगी एरिया लेबल बाय वाली। सो इनको हम ID भी दे देते हैं, ID इक्वल दिस। ID आ गई हमारी ये, फिर इसके लिए भी ID आ गई, ID इक्वल आ गया क्या, HTML डैश क्वेश्चंस। ओके, अब आप ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे 2 IDs क्रिएट हो जाएंगी, जो कि नहीं होता है, ठीक है। नहीं, एक्चुअली 2 IDs दे सकते हो लेकिन वो सिर्फ इन्हीं के लिए यूनिक होगा। सो यहाँ पे तो आप ये ID किसी और को नहीं दे पाओगे बाद में। ID इक्वल फिर यहाँ पे क्या देता है, CSS डैश क्वेश्चंस, QUES। मेरे को लग ही रहा था कुछ गड़बड़ की है मैंने, IUNS। अब दिस शुड बी राइट। ओके, चेक कर लेते हैं, गिव ईच एट्रीब्यूट एज टू एलिमेंट। अब तो पक्का होना चाहिए, हाँ ठीक है। नाउ दिस टाइम वी विल रीड करेक्टली। स्टेप 17, टाइपफेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ पेज। जो टाइपफेस होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है किसी भी पेज को मोर एक्सेसिबल बनाने में। सम फॉन्ट्स आर इजियर टू रीड देन अदर। कुछ फॉन्ट्स जो होते हैं आसानी से पढ़े जाते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे के मुकाबले, ठीक है। सो एंड दिस इज स्पेशली ट्रू ऑन लो रेजोल्यूशन स्क्रीन। और ये और भी ज़्यादा सच हो जाता है कितने लो रेजोल्यूशन स्क्रीन के लिए, ठीक है, जो कम रेजोल्यूशन वाले हैं। मतलब कि जितना HD आपने सुना होगा ना, HD फुल HD, उसका मतलब क्या होता है कि जो रेजोल्यूशन है फ़ोन का बढ़ते जा रहा है। सो चेंज द फॉन्ट ऑफ द बोथ H1 एंड H2 एलिमेंट टू वर्दाना। ओके, सो H1, अगर मैंने इसको रॉन्ग प्रोनाउंस किया तो सॉरी, बट मेरे को तो यही आता है फॉन्ट साइज, एंड देख लेंगे कि क्या बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो वर्दाना ही बोलते हैं। वर्दाना साउंड्स लाइक मर्दाना। फिल्म देखिए, आई डोंट नो, मैंने देखी नहीं है लेकिन हाँ एक है प्रियंका चोपड़ा की शायद। ऑल्सो एड अ बॉर्डर बॉटम। सो BORDER बॉर्डर डैश BOTTOM बॉर्डर बॉटम 4 पिक्सल। ओके, 4 पिक्सल सॉलिड हैश DFTFE2। ओके ओके, अब हमने गड़बड़ क्या की है यहाँ पे, देखो ये जो ये वाली थी ना गड़बड़, मतलब टेस्ट सबमिट नहीं किया मैंने, अभी ध्यान से पढ़ लिया कि जो H2 में खाली फॉन्ट देना था ये, और सॉरी H1 और H2 में फॉन्ट देना था ये, लेकिन जो बॉर्डर देना था बॉटम बॉर्डर वो सिर्फ H2 को देना था। तो हम वो भी कर लेते हैं, अब ठीक हो चुका है। ओके, अभी कर दी। Hint: you should have set the first value of the font family property to Vardana। स्पेलिंग गलती क्योंकि VER। ओ, फॉन्ट साइज कर दिया, फॉन्ट फैमिली। तो प्रॉपर्टीज का ढंग सही प्रॉपर्टी का सही जगह पे इस्तेमाल करना है। फिर से गलती होगी, फॉन्ट फैमिली तो है FAMILY, प्रॉपर्टी टू अनदर। ओके, मैंने फिर से गड़बड़ की। सेंस सेरिफ, हमने फॉल बैक वैल्यू भी डालनी थी हमें, जो की थी सेंस सेरिफ। सो मैं भी मिस्टेक्स कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। टू बी एबल टू नेविगेट विद इन द पेज, ताकि हम नेविगेट कर सके पेजेस में। गिव ईच एंकर एलिमेंट अ href वैल्यू। तो इस हर एक एंकर एलिमेंट को href वैल्यू दे दो। नहीं, इस बार मैं पूरा पढ़ूंगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू द ID ऑफ द H2 एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग जो उनका IDs था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब IDs को कैसे हम यहाँ पे करते हैं, मतलब अगर हमें IDs के साथ हमें लिंक करना पड़ेगा href को, तो हम यूज़ करते हैं हैश
और फिर क्या था, स्टूडेंट डैश इन्फो, ठीक है, ये आगे फर्स्ट की आईडी। हैश एक तरह से लिंक को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये उस सेक्शन में डायरेक्टली चले जाता है जब हम इसको क्लिक करते हैं। सो उसके बाद क्या था, HTML डैश क्वेश्चंस, और फिर क्या था, हैश CSS डैश QUESTION। आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। टेस्ट पास, इस बार ही हमने पास कर लिया ना। अब हम पूरा पढ़ के करेंगे। फिलिंग आउट द कंटेंट ऑफ द क्विज बिलो हैशटैग स्टूडेंट। अब फिल करना है कंटेंट, अब कंटेंट डालना स्टार्ट करते हैं। सो ऐड 3 div एलिमेंट जिसका क्लास होगा info, ठीक है, 3 div एलिमेंट डाल दो। div क्लास क्या होगी, info info, div टैग क्लोज div, ओके, div हम डाल चुके हैं, हमें 3 div डालने हैं, ठीक है। सो 1 डाल चुके हैं, 2 डाल दिया और 3 डाल दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, देन विद इन ईच डिव नेक्स्ट 1 लेबल। हर एक डिव के अंदर एक लेबल एलिमेंट एंड 1 इनपुट एलिमेंट। एक लेबल एलिमेंट डाल दो, LABELE। अगर मैं डायरेक्टली लिख लेता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। ओके कोई नहीं, लेबल, और लेबल के अंदर क्या डालना है, इनपुट एलिमेंट, इनपुट, ठीक है, और फिर लेबल को क्लोज कर देते हैं, LABEL क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी को कोई नहीं, हमने कंटेंट तो डाला नहीं है ना, तो इसी को हम डाल देते हैं। सो ये अब आ चुका है। टेस्ट पास नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ की। दिस विद इन ईच डिव नेस्ट 1 लेबल एंड 1 इनपुट। सो यू शुड नेस्ट 1 इनपुट एलिमेंट विद इन द फर्स्ट डिव। ओके ओके, हमें लेबल के बाद डालना है लेकिन फर्स्ट लेबल के अंदर नहीं डालना, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ मतलब कंप्लीट पढ़ा, बस हमने समझा नहीं ढंग से। सो यहाँ पे हमें, क्योंकि ये रेडियो या फिर मल्टीपल चॉइस की तरह होंगे ना, तो इसीलिए हम इनको बाहर की तरफ डाल रहे हैं ताकि हम इसको फॉर से लिंक कर देंगे फिर। ओके, टेस्ट पास हो चुका है। फॉर एट्रीब्यूट पता है ना, हमने पिछले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला प्रोजेक्ट किया था उसमें हमने ये सीखा था। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू लिंक ईच इनपुट टू द करस्पॉन्डिंग लेबल एलिमेंट, ठीक है। सो टाइम कितना हो चुका है एक्चुअली वीडियो में, ओके 30 स्टेप्स कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को ओवर कर दूंगा क्योंकि आई डोंट नो अब हाउ मच टाइम हैज़ बीन पास्ड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिंक, क्योंकि इस वीडियो के लिए हम टाइमर, स्प्रिंट टाइमर लगाना भूल गए थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिंक ईच इनपुट टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेबल। ये ज़रूरी होता है कि जो आप अपने इनपुट को है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल से आप लिंक कर दो, ठीक है। लिंक कैसे करते हैं, फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करें। दिस प्रोवाइड असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूजर्स विद अ विजुअल रेफरेंस टू द इनपुट। ये क्या करता है, ये ज़रूरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देता है विद द विजुअल रेफरेंस टू द इनपुट। एक विजुअल रेफरेंस दे देता है और उसके साथ उसको लिंक करके बता देता है कि ओके यहाँ पे इस फील्ड में ये चीज़ पूछी जा रही है। दिस इज़ डन बाय गिविंग द लेवल ऑफ फॉर एट्रीब्यूट। जैसे मैंने बताया ये कैसे होता है, फॉर एट्रीब्यूट देके और उसके इनपुट को सेम आईडी देके जो फॉर एट्रीब्यूट में डालेगी, या फिर ये बोल दो कि जो इनपुट की आईडी है वही उसी में जो फॉर की वैल्यू रहेगी वही होगी। दिस सेक्शन विल टेक अ स्टूडेंट नेम, ईमेल एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। इस सेक्शन में 3 क्या क्या आएगा, नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ। गिव द लेबल एलिमेंट अप्रोप्रिएट फॉर एट्रीब्यूट एज वेल एज टेक्स्ट कंटेंट। सो सही से आप क्या बोलते हैं, इनको फॉर एट्रीब्यूट भी डाल दो, इनके बीच का जो टेक्स्ट है वो भी डाल दो, और इनपुट को इनपुट एलिमेंट्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेबल एलिमेंट देन, और लिंक भी कर दो, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं, फॉर बाद में डालेंगे ना, पहले यहाँ पे टैक्स डाल देते हैं नेम के लिए, ठीक है, नेम। तो यहाँ पे आ जाएगा आईडी इक्वल, ठीक है, आईडी इक्वल नेम डाल देते हैं, आईडी इक्वल्स या फिर स्टूडेंट नेम कर देते हैं, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट डैश नेम, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या डालना था, लेबल के कंटेंट डालना था, उसको लिंक करना है। सो फॉर इक्वल, अब इसको लिंक कर देते किससे, स्टूडेंट डैश नेम, ठीक है। हमने लिंक भी कर दिया है, कंटेंट भी डाल दिया है और इनपुट भी डाल दिया है, इनपुट की आईडी एज वेल एज कंटेंट देन इनपुट एलिमेंट टू द नेक्स्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे चेंज आ चुका है। अब यहाँ पे हम इस लेबल में क्रिएट कर देते हैं क्या, ईमेल ना, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे हमें इन्फो क्या डाल देनी है, सॉरी फॉर डाल देते हैं, फॉर इक्वल ईमेल, और आईडी भी हम वही क्रिएट कर देते हैं, आईडी इक्वल ईमेल, ठीक है। सो आईडी भी हम क्रिएट कर चुके हैं। और थर्ड लेवल में हम डाल देते हैं क्या, थर्ड लेवल में हम डाल देते हैं, हमें क्या लेना है, एज ना, डेट ऑफ बर्थ। सो डेट ऑफ
बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब यहाँ पे फॉर में क्रिएट करता हूँ डी ओ बी, और यहाँ पे आईडी भी हम डाल देते हैं DOB, ठीक है। सो आई थिंक दिस शुड वर्क नाउ, या पास। बट वहाँ पे वो लोग टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देंगे, जो इनको चाहिए होगा वही होगा। ओके नहीं, हाँ ठीक है, उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। बर्थ डेट, स्टूडेंट ईमेल, ओके हमारा फर्स्ट वाला तो सही रहा। सो इसके लिए मैं अच्छा लगा मेरे को। ओके, हमने स्टेप 21, कीप इन माइंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फॉर्म इनपुट्स। अपने माइंड में मतलब ध्यान देना कि क्या बोलते हैं, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस करो फॉर्म इनपुट्स के लिए। गिव ईच इनपुट एन अप्रोप्रिएट टाइप एंड नेम एट्रीब्यूट। तो हर एक इनपुट को उसका अप्रोप्रिएट टाइप दे दो और नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। सो पहले वाले इनपुट में हम टाइप कौन सा देंगे, टाइप देंगे हम टेक्स्ट, ठीक है। दूसरे में हम कौन सा टाइप देंगे, टाइप देंगे हम ईमेल, तो इससे वैलिडेट भी हो जाएगा। और तीसरे में कौन सा इनपुट देंगे, टाइप इक्वल, टाइप दे देंगे हम नंबर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चाहिए। सो देखते हैं, अगर हमने कुछ गड़बड़ की तो पता चल जाएगी। अब हमें एक नेम एट्रीब्यूट भी डालना है। सो नेम एट्रीब्यूट क्या डाल दे, नेम एट्रीब्यूट में मैं डाल देता हूँ, नेम एट्रीब्यूट में भी डाल देते हैं STUDENT, स्टूडेंट नेम डैश नेम। नेम एट्रीब्यूट डाल चुके हैं, यहाँ पे नेम इक्वल स्टूडेंट ईमेल, और फिर तीसरे में डाल देते हैं हम नेम इक्वल क्या, DOB। लेट्स सी कुछ गड़बड़ है तो। टाइप डाल दिया, नंबर डाल दिया, कीप इन माइंड टाइप डाल दिया, नेम डाल दिया, और प्लेस होल्डर ना। सो प्लेस होल्डर भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, प्लेस होल्डर, एंटर योर। अब आप ये सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे एंटर योर नेम क्यों लिखा प्लेस होल्डर में, ये इसीलिए लिखा क्योंकि जो हमें यहाँ पे एक्सेंट शो नहीं हो रहा ना, या अब हो रहा है, तो ये मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि उन्होंने बोला है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस करो, और जो मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस का ध्यान रख के आप फॉर्म इनपुट्स में ये जो वैल्यूज के बारे में कहा है ये। सो यहाँ पे अगर नेम ऐप का नेम फील्ड है, तो यहाँ पे आप ये तो नहीं बोलोगे ना एंटर योर ईमेल एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे नाम पूछे तो ईमेल क्यों डालना है, या फिर पूरा नेम पूछ के हम बोल रहे हैं यहाँ पे एंटर योर लास्ट नेम, तो इस तरह से नहीं होता है। तो जिस हिसाब से हमें जो वैल्यू चाहिए होती है, हम डायरेक्टली जितना सिंपल हो सके उतना कर देते हैं, ठीक है। सेकंड में इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं, गैस कर सकते हो, एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो थर्ड में क्या करेंगे, अभी इतना तो कर सकते हो, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये तो हो चुका है। टाइप यहाँ पे नंबर ही था वैसे, तो मैं इसमें सही था। ओके, अभी इनपुट, यू शुड गिव अ थर्ड इनपुट अ टाइप ऑफ डेट। ओके, इसको हमने टाइप कौन सा देना है, डेट, ठीक है। तो अब ये डेट वाला सिलेक्ट वाला आ गया है मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक टाइप कौन सी होती है, न्यू टाइप हमें सीखी आज डेट, ठीक है। पहले से पहले कौन कौन सी सीखी थी, टेक्स्ट टाइप होता है, नंबर टाइप होता है, ईमेल एड्रेस टाइप होता है, और पासवर्ड टाइप होता है। सो आज हमने सीखी डेट वाली भी। स्टेप 22, इवन दो यू एडिड अ प्लेस होल्डर टू द फर्स्ट इनपुट एलिमेंट इन द प्रीवियस लेसन, दिस इज एक्चुअली नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्सेसिबिलिटी। इवन दो यू एडिड अ प्लेस होल्डर टू द फर्स्ट इनपुट एलिमेंट इन द प्रीवियस लेसन, आपने फर्स्ट एलिमेंट, आपने पिछले स्टेप में फर्स्ट एलिमेंट को प्लेस होल्डर तो दिया, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है। देखते हैं क्यों। दिस इज एक्चुअली नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के लिए ये सही प्रैक्टिस नहीं है। टू ऑफन यूज़र कन्फ्यूज द प्लेस होल्डर टेक्स्ट विद एन एक्चुअल इनपुट वैल्यू, जो यूज़र होता है अपने जो प्लेस होल्डर का टेक्स्ट होता है ना, वो उसको एक्चुअल वैल्यू से डाल देता है। सो दे थिंक देयर इज ऑलरेडी अ वैल्यू इन द इनपुट, वो सोचते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई वैल्यू है। सो रिमूव द प्लेस होल्डर टेक्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट इनपुट एलिमेंट एंड रिलाइंग ऑन लेबल बीइंग द बेस्ट प्रैक्टिस। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेस होल्डर से एक सेकंड, रिमूव द प्लेस होल्डर टेक्स्ट, प्लेस होल्डर टेक्स्ट को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द फर्स्ट इनपुट। ओके, लेट्स डू दैट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट रिमूव कर चुके हैं, टेस्ट पास हो चुका है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो इसके बजाय क्या करते हैं हम, आर्ग्यूबली DOB इज नॉट डिस्क्रिप्टिव इनफ। DOB तो हमने डालना नहीं था, हमने यहाँ पे
डेट ऑफ बर्थ डाला था, आई थिंक सो, इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली। हाँ, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाला था। सो दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर विजुअल इम्पेयर्ड यूज़र। और ये ज़्यादा ट्रू किसके लिए होता है, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है। और ये ज़्यादा सच किसके लिए, जो क्या बोलते हैं ढंग से देख नहीं पाते, ठीक है। वन वे टू गेट अराउंड सच एन इशू विदाउट हैविंग टू ऐड विजिबल टेक्स्ट टू द लेबल इज टू ऐड टेक्स्ट ओनली ऑन अ स्क्रीन रीडर। सो इसके बजाय कि आप जो टेक्स्ट है वो क्या बोलते हैं, वन वे टू डू सच एन इशू विदाउट एडिंग टेक्स्ट, लेबल में टेक्स्ट डालने के बजाय आप सिर्फ स्क्रीन रीडर के लिए टेक्स्ट डाल दो। वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। ऐड अ स्पैन एलिमेंट विद द क्लास ऑफ एस आर ओनली, ठीक है। सो हम एक स्पैन एलिमेंट डाल देते हैं थर्ड लेवल के अंदर। सो लेट्स सी, इसके add to the current text content of the add an span element with the class of sr only to the current text। ओके, current text को हम span फोल्डर में डाल देते हैं, जिसका क्लास हमने क्या रखना है, क्लास हमने रखना है sr डैश ओनली। और इसको क्लोज कर दो और फिर span, let's see test field, you should give the span element of a class sr only। ओके, यहाँ पे क्रॉस नहीं किया ना, ठीक है। नाउ स्टिल गिव, यू शुड प्लेस द स्पैन आफ्टर द टेक्स्ट कंटेंट, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हमने आफ्टर टेक्स्ट डालना ना। सो ये कर देते हैं, टेस्ट पास हो चुका है। अब यहाँ पे हम विद इन द स्पैन एलिमेंट ऐड द टेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ। तो स्पैन एलिमेंट के अंदर क्या करो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ठीक है। सो हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। लेट्स सी स्टेप 25, द डॉट एस आर ओनली टेक्स्ट इज स्टिल विजिबल। जो डॉट एस आर टेक्स्ट है वो अभी भी दिख रहा है। देर इज कॉमन पैटर्न टू विजुअली हाई टेक्स्ट फॉर ओनली स्क्रीन रीडर्स टू रीड। ओके, सो हमारे पास एक जो डॉट मतलब ये जो क्लास था हमारा एस आर ओनली वाला, उसका टेक्स्ट तो अभी भी विजिबल है। तो हमें ये तो, लेकिन कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं जिससे हम इनको हाइड कर सकते हैं, और ये विजिबल सिर्फ स्क्रीन रीडर्स होता है, ठीक है। दिस इज कॉमन पैटर्न टू विजुअली हाई टेक्स्ट फॉर ओनली स्क्रीन रीडर्स टू रीड। तो दिस पैटर्न इज टू सेट द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी। ये जो पैटर्न है, जैसे कि आप देख सकते हो, पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ 1 पिक्सल, हाइट 1 पिक्सल, पैडिंग 0, मार्जिन -1, ओवरफ्लो हिडन, ये जो डाला है, ये पैटर्न का यूज़ किया जाता है CSS प्रॉपर्टी के लिए, ताकि हाइड कर सके, ठीक है। यूज़ द अबव टू डिफाइन द SR ओनली क्लास। अब हमें क्या करना है, SR ओनली क्लास लेना है, SR डैश ओनली। और यहाँ पे ऐसे उन्होंने कुछ एग्जैक्टली तो बोला नहीं कि क्या डालना है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी कर चुके हैं, वेट मैं इनको थोड़ा आगे धक्का दे देता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं वो हाइड हो गया, ठीक है। सो अब स्टेप 26 में आ गया, विद इन द सेकेंड सेक्शन एलिमेंट ऐड 2 div एलिमेंट विद द क्लास ऑफ क्वेश्चन ब्लॉक। तो हम क्या करते हैं, विद इन सेकेंड सेक्शन में 2 div एलिमेंट डाल देते हैं। फर्स्ट सेक्शन में तो हम डाल चुके हैं। सो सेकेंड सेक्शन में हम 2 div एलिमेंट डालना, जिसका क्लास क्या रहेगा, क्लास रहेगा क्वेश्चन ब्लॉक, QUESTION डैश BLOC के, ठीक है। और इसके अंदर को डालना क्या, ऐड 1 P एलिमेंट विद द टेक्स्ट ऑफ इंक्रीमेंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 1 एंड 1 फील्ड सेट एलिमेंट विद द क्लास ऑफ क्वेश्चन। ओके, एक P डाल दो, उन्होंने बोला है। सो P एलिमेंट डाल देते हैं, और एक फील्ड सेट SCT फील्ड सेट डालना है, और फील्ड सेट क्लोज कर देते हैं, FIELD SET, ठीक है। फील्ड सेट डाल के क्लोज कर दिया। अब डिफ को भी क्लोज कर देते हैं। सो डिफ अभी क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आएगा। अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, विद इन द सेकंड सेक्शन एलिमेंट, सेकंड सेक्शन के अंदर 2 div एलिमेंट डालने हैं विद, जिसका क्लास होगा क्वेश्चन ब्लॉक। देन विद इन ईच div, हर एक div, ये वाला div क्लास है, इसके अंदर क्या करो, एक P एलिमेंट डाल दो, जिसमें टेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, स्टार्ट होगा 1 से और सेकंड आएगा 2, ठीक है। एंड 1 फील्ड सेट एलिमेंट विद द क्लास ऑफ क्वेश्चन, एक फील्ड सेट एलिमेंट जिसमें क्लास क्या डालना है, CLASS इक्वल डैश QUESTION, ठीक है। ये करना है। तो अब हमें एक और div एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिसमें P में टैग क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। लेट्स सी सही होता है गलत, टेक्स्ट पास। ईच फील्ड सेट विल कंटेन अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। हर एक फील्ड सेट में एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होगा। विद इन ईच फील्ड सेट
हर एक फील्ड सेट के अंदर नेक्स्ट वन लेजेंड एलिमेंट एंड वन यूएल एलिमेंट विथ टू ऑप्शन, ठीक है। एक लेजेंड एलिमेंट डाल दो सबसे पहले हर एक फील्ड सेट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं LEGEND, ठीक है। लेजेंड एलिमेंट डाल दिया विद इन ईच एलिमेंट नेक्स्ट वन लेजेंड एलिमेंट एंड वन यूएल एलिमेंट विद टू ऑप्शन, और एक यूएल एलिमेंट डाल दो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, विथ टू ऑप्शन विथ टू एक्शन। इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं यूएल, और इसमें टू ऑप्शन डाल दो। सो हम दूसरा ऑप्शन का डालते LI और LI। लेट सी सही होता टेक्स्ट पास, फेल। यू शुड नेक्स्ट वन लेजेंड एलिमेंट विद इन द सेकेंड फील्ड सेट। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने वन ईच फील्ड सेट विल कंटेन अ ट्रू। ओके ठीक है, ये वाला है ना, ये हमें दूसरे में भी क्रिएट करना है। सो इस फील्ड सेट के अंदर भी हम डाल देते हैं। अब लेट्स सी टेस्ट पास, ठीक है। अब दो ऑप्शन आ गए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस MCQ की तरह ये बना रहे हैं हम क्विज वाला। सो गिव ईच फील्ड सेट एंड एडिक्वेट नेम एट्रीब्यूट। हर एक फील्ड सेट में एक एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट डाल दो। एडिक्वेट मतलब कि वही ढंग से, मतलब एक प्रॉपर हो जाए। देन गिव बोथ अनऑर्डर्ड लिस्ट अ क्लास ऑफ आंसर्स लिस्ट, ठीक है। सो हमने क्या करना है, फील्ड सेट में डाल देना है एक एडिक्वेट नेम वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं, क्या नेम अभी के लिए हम डाल देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन डैश क्वेश्चन, और सेकंड में डाल देते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहाँ पे लेजेंड और क्या बोला उन्होंने, फाइनली यूज और देन गिव बोथ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, दोनों अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लास दे दो, क्या क्लास इक्वल क्लास हम डाल देते हैं आंसर्स लिस्ट, आंसर्स डैश लिस्ट LIST, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देते हैं सेकेंड वाला। लेजेंड में डालना था, नहीं अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। क्लास अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल दिए, और फिर फाइनली यूज द लेजेंड टू कैप्शन द कंटेंट ऑफ द फील्ड सेट बाय प्लेसिंग अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एज द टेक्स्ट कंटेंट। अब उन्होंने बोला है फाइनली हम यूज द लेजेंड टू कैप्शन द, अब लेजेंड का इस्तेमाल करो और कैप्शन कर दो ऑफ द। लेट्स सी, अभी के लिए हमें कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो हम इस तरह से कर देते हैं। अब देखते हैं पास होता है टेस्ट, फेल, टेस्ट पास हो चुका है, ठीक है। तो हमें ये सब करने थे। अब यहाँ पे इन्होंने खुद से डाल दिया ढंग से लेजेंड, क्या डालना था, और टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ ट्रू और फॉल्स वी नीड अ सेट ऑफ इनपुट विच डू नॉट एलो बोथ टू बी सिलेक्टेड एट द सेम टाइम, ठीक है। तो हम ये कैसे करते हैं, हमें एक इनपुट सेट ऑफ इनपुट्स डालने हैं जो कि दोनों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सके। तो ये हम यूज़ करते हैं टाइप, कौन सा टाइप, रेडियो। विद इन ईच एलिमेंट नेक्स्ट वन लेवल, ठीक है। हर एक एलिमेंट में विद इन ईच लिस्ट एलिमेंट, हर एक लिस्ट एलिमेंट में एक लेबल डाल दो LABEL डैश LABEL, ठीक है। तो लेबल हमने क्रिएट कर दिया, और एक इनपुट टैग डाल दो जिसमें टाइप क्या आ जाएगा, एप्रोप्रिएट टाइप बोला है, तो आपको अपना नॉलेज ध्यान रखना है। मैं तो यहाँ पे आप देख के कर रहे हो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना, आप सीखना भी है, और ट्राई करना कि आप मेरे इस स्टेप से, जैसे पता क्या करना, आप इस वीडियो को पॉज कर देना, फिर ये नेक्स्ट स्टेप ये 29 वाला खुद से कंप्लीट कर लेना। जैसे ही हो जाएगा तो ठीक है, एरर्स पढ़ना, नहीं समझ आएगा तब ये वाली वीडियो देखना, यहाँ से ये स्टेप, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ कर चुके हैं। अब इन्होंने बोला एक लेबल डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं। ओके, तो ये हम कर चुके हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पे टेस्ट फेल ना, यू शुड नेक्स्ट वन इनपुट एलिमेंट विद इन द फर्स्ट लेबल। ओके, लेबल के अंदर, तो ये लोग ना एक बार बताते नहीं है कि क्या
क्या वैल्यू डालनी है। कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हम डाल देते हैं इनपुट एलिमेंट, और कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हमने इसको ले इनपुट को डाल दिया इसके अंदर, और इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। सो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है हमने, इन सबको इनपुट के अंदर डाल दिया। लेट्स सी अगर काम करता नहीं। सो ये टेस्ट पास हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप 30। सो ये वाला लास्ट स्टेप रहेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। सो यहाँ पे हम एक आईडी, ऐड एन आईडी टू ऑल ऑफ योर रेडियो इनपुट। सो हम एक आईडी डाल देते हैं, ऐड एन आईडी टू ऑल योर रेडियो इनपुट। हमें सभी इनपुट में एक आईडी डालनी है, सो यू कैन लिंक योर लेबल्स टू देम, ताकि आप उनको लेबल को लिंक कर सको। कैसे लिंक करते हैं आपको पता होगा, फॉर से, ठीक है। सो गिव द फर्स्ट वन आईडी ऑफ Q1 A1, ठीक है। इसी तरह से फिर Q1 A2, Q2 A1, तो यहाँ पे उन्होंने आईडी हमें दे दी है। सो हम आईडी डाल देते हैं, आईडी इक्वल, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ओके, इसी को चेंज कर देंगे। ये आ गया, ओके, इसमें भी वैल्यू आ गई, और इसमें भी। अब इसको चेंज कर देते हैं, Q1 A2, Q2 A1, Q2 A2, ठीक है। सो ये आ चुके ऑप्शंस, यही आईडी आप देख सकते हो, Q1 A1, Q1 A2, फिर Q2 A1, Q2 A2, ठीक है। तो आईडी डाल सके। अब क्या करना है हमें, इनपुट, सो यू कैन लिंक द लेबल, गिव द फर्स्ट आईडी, गिव द रेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव। सो मेरे हिसाब से अभी तो इन्होंने लिंक करने बोला नहीं है, तो चेक कर लेते हैं या। सो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड फॉर लेबल एलिमेंट विद अ नेस्टेड इनपुट, ऑल्दो ये जो इनपुट्स है ना, ये क्योंकि नेस्टेड है तो ज़रूरी नहीं है कि हम लेबल को लिंक करें। इट इज़ स्टिल बेस्ट प्रैक्टिस, पर ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि हम नॉर्मली हम लेबल को इनपुट कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इनपुट जो आपका इनपुट जो एलिमेंट हो वो अगर लेबल के अंदर हो तो उसको लिंक करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ऑल्दो बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि अगर आप कर दो तो। सो हम क्या करते हैं, फॉर एट्रीब्यूट कर देते हैं, यूज़ FOR, फॉर, ठीक है। सो मैं सेम तरीका करने वाला हूँ सभी के लिए, तो इस बार आप खुद ही कर लेना। सो ये स्टेप आई थिंक पास हो चुका है। ओके, स्टेप 31 में पहुंच गए, 30 बोला था मैंने। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगर मैं इसका टाइम चेक कर लेता हूँ, अगर ये 45 मिनट से कम होगी तो शायद आपको सेम डे पे मिल जाएगा इसका ट्यूटोरियल, और अगर इसका मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा है इस वीडियो की, तो आपको नेक्स्ट डे में ट्यूटोरियल मिल जाएगा देखने को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो बाय बाय मेरे एपिक डेवलपर्स।